कब्जे में लेने के बाद अत्याचारों का तांता लगा दिया। हर एक चीज पर प्रतिबंध। अंग्रेज होंगे एसपी, अंग्रेज ही होंगे कलेक्टर, माने बड़े पदों पर अंग्रेज ही होंगे। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में एक नीति बनाई और कहा कि इस देश को हमेशा के लिए माल से गुलामी में प्रदान कर दूंगा, मेरी नीति के अनुसार चलोगे तो। पूछा गया उससे इंग्लैंड में, क्या करोगे? बोले मेरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस देश में लागू कर दोगे तो भारत के जो काले लोग बोले जाते हैं वो गोरे अंग्रेज बन जाएंगे, सबकी मानसिकता अंग्रेजों जैसी हो जाएगी, मालिक का भाव खत्म हो जाएगा, स्वामी बनने का अधिकार उनका मन से ही चला जाएगा, मुंशीगिरी करना, क्लर्क बनना, नौकरियां करना, ये भाव अपने आप पनप जाएगा। उसने अपनी माँ के लिए पत्र लिखकर के कहा था कि मैंने ऐसी नीति बनाई है शिक्षा की जो भारत में लागू कर दी जाएगी तो भारत का नक्शा बदल जाएगा, भारत का हर व्यक्ति अपने को मन से अंग्रेज मानने लगेगा और जो बड़े बड़े राजा महाराजा जमींदार जागीरदार हैं वो भी सब नौकरियों के लिए भागेंगे, अपना पैतृक और अपने परंपरागत जो काम है उनको नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी, धर्मांतरण प्रारंभ कर दिया। उधर डलहौजी आ गया। डलहौजी ने ये कहा जिसके संतान नहीं होगी राजा के, वो यदि दत्तक पुत्र लेना चाहेगा उसे मान्यता नहीं मिलेगी, वो अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। ऐसे अनेकों अत्याचारों के बाद में और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जब क्रांतिकारी आगे बढ़ने लगे, कहां से हथियार आए, कहां से व्यवस्थाएं बने। मुरैना इस बात के लिए बड़ा गौरवशाली है कि हमारे जिले के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बरवाई गांव रूवर के पास, अंबा के पास के रहने वाले हैं। इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ करके वो उत्तर प्रदेश शाजापुर लिख दिया है, लेकिन वास्तविक हमारी संघ की जो पुस्तक है उनमें बरवाई गांव में ही आता है। इन्होंने योजना बनाई, बड़े बड़े लोगों से डाका डालो, धन लूटो, फिर अपनी तलवार बंदूक तोप जो कुछ खरीदना सब खरीदो। लेकिन एक जगह डाका डालने गए सेठ जी के यहाँ तो उनको बड़ी भिड़ांत हुई। उन्होंने लूट तो मार दी उस घर में, लेकिन गोली चल गई धोखे से, तो उनका जो मालिक था मकान घर वाले वो मर गए। फूट फूट करके बच्चे रोने लगे, उसके परिवार की महिलाएं रोने लगी। तो बड़ा बेचैनी हुई और बेचैनी के बाद में फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत घर न लूटते हुए शासन को ही लूट डालेंगे, अंग्रेजी शासन को लूटेंगे। शाजापुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन, उसको उन्होंने अंजाम दिया कि उन्हें मुखबरों के माध्यम से पता लगा, भगत सिंह वगैरह सब, सचिंद्र नाम था, राजेंद्र लोहड़ी थे, 4-5 लोगों ने प्लान बना करके उस ट्रेन में चढ़ गए और काकोरी कार माने 8 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, उस पैसेंजर गाड़ी को घेर करके और खजाना पूरा लूट लिया सरकार। उसका परिणाम तो बुरा हुआ, फांसी हुई सबको। लेकिन जो देखता था, जो सुनता था, भगत सिंह का नाम सुनता था, चंद्रशेखर का नाम सुनता था, बिस्मिल का नाम सुनता था, वो 18-18, 15-15 साल के बालक और महिलाएं, बालिकाएं वंदे मातरम का नारा बोलते हुए मरने के लिए तैयार होकर के, और क्रांतिकारियों की एक बड़ी श्रृंखला पैदा हो गई। कहां कहां अंग्रेज बचे नहीं उनसे। पंजाब हो तो राम सिंह कोका, खुदराम बोस बंगाल में, माने पूरे देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर उन्होंने अपना क्रांति का बिगुल नहीं बजाया हो। और कुल मिलाकर के हम असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, किसान आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अनेकों आंदोलनों में हजारों लोगों की मृत्यु हुई। बैसाखी के दिन अमृतसर में एक सभा हो रही थी शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन उस समय उन्होंने सत्याग्रह लगा दिया था कि कहीं कोई स्वराज की मांग होने लगी थी, हम अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सारे नेता तैयार हो रहे थे। सभा शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। डायर नाम का एक वहां पर जनरल था, उसने बिना किसी सूचना के नियत लोगों पर गोलियां बरसा दी। जो कहते हैं कि उसमें बालक, महिलाएं और बड़े लोग, कुल मिलाकर 1000 लोगों की मृत्यु। वहां पर एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था उधम सिंह।
उसने वो नरसंहार जब देखा, कुर्सियों पर ढेर लगे लाशों के देखे, उसने प्रतिज्ञा कर ली उसी दिन 15 साल के बालक ने कि इस ओ डायरी को मैं मारूंगा, प्रतिज्ञा करता हूं। और प्रतिदिन अपनी डायरी पर सुबह जैसे हम प्रातः स्मरण बोलते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूलित गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे अपनी डायरी में ओ डायरी को मारूंगा, ओ डायरी को मारूंगा प्रतिज्ञा करता रहा। तब तक वायसराय का समय समाप्त हो गया, 5 साल का इंग्लैंड चला गया डायरेक्ट। उन्होंने इंग्लैंड जाने की अनुमति ली और अपनी टांग में एक चीरा लगाया, चीरा लगा करके पिस्तौल को उसके अंदर बंद किया और सिलाई करके और पैंट पहन करके इंग्लैंड पहुंचा। इंग्लैंड में जाकर के डायर को मार दिया। भाग सकते थे, लाला मच गया था, भगदड़ मच गई थी, लेकिन वहीं शेष फायर ऊपर करते हुए कहा कि मैं उधम सिंह, जलियांवाला कांड का बदला। ऐसे वीर सपूतों की बलिदानों से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है। इसलिए संघ परिवार ने, परम पूज्य सरसंघचालक जी ने और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि हम अपने इतिहास को पढ़ते जाएं, भयंकर भूलों को सुधारते जाएं, किन किन सुधारों की और अपेक्षा है उनको करते जाएं और इस देश को पुनः जगत गुरु और सोने की चिड़िया बनाना है। इस दृष्टि से हमारा देश कभी किसी चीज में पीछे पिछड़ा नहीं था। विश्वविद्यालय ऐसे थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रम विश्वविद्यालय, शांति निकेतन, बड़े बड़े संस्थान, लेकिन अंग्रेजों ने सबको धराशायी किया। जिनका हम चित्र देख रहे हैं मदन मोहन मालवीय, उस संस्था का नाम पहले दूसरा नेशनल कॉलेज था और नेताजी सुभाष चंद्र वहां के प्राचार्य रहे कुछ दिनों तक। अंत में उसको संभाला पंडित मदन मोहन मालवीय ने और आज देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय माना जाता है। कैसे उन्होंने इसको संभाला? कहते हैं मदन मोहन मालवीय, काशी में लोगों का जो संस्कार किया जाता है उसको बड़ा धन्य माना जाता है। जैसा मानते हैं वहां संस्कार हो गया तो स्वर्ग मिलेगा, तो लोग अपने बड़े बड़े लोग अपने अर्थी के ऊपर पैसा फेंकते, ये सब जगह फेंकते, मिठाइयाँ फेंकते, फूल फेंकते, पैसा ही फेंकते थे। पीछे झोली लेकर के चलते थे, अपनी धोती की झोली बनाकर उन पैसों को बीनते थे। लोग कहते थे क्या हो गया पंडित, पागल हो गया क्या? किसी की नहीं सुनी, बोले पागल नहीं, मुझे कुछ करना है। तब उस विश्वविद्यालय का जिसका नाम आप अपन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, ऐसे विद्यालय के निर्माता हम सबके सामने हैं। उनकी शताब्दी भी इस वर्ष मन रही। इन सारी उत्सव और जयंतियों के माध्यम से हम याद करते हैं अपने पुरातन को और संकल्प लेते हैं कि हमने जो कभी भूलें कर दी थी उन भूलों को भविष्य में जीवन में कभी नहीं होने देंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, चले गए तो चले गए। ऐसा संकल्प का दिन है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि विद्या भारती इसमें कम नहीं है, शिशु मंदिर भी कम नहीं है। 47 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारा विद्या भारती का जन्म भी 52 में हुआ था। हमारा जैसे ही संविधान लागू हुआ 50 में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले की बनी हुई जैसी की तैसी मान्य कर ली सरकार ने। तो उस समय के हमारे परम पूजनीय सरसंघचालक, परम पूजनीय गुरु जी नानाजी देशमुख, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल गोयंदा जी, ऐसे महापुरुषों के भवरव देवरस जी के छोटे भाई, इन सबने विचार किया क्या करना चाहिए, क्या स्वतंत्र भारत की शिक्षा ऐसी होना चाहिए। विचार करके गोरखपुर में एक छोटा सा विद्यालय खोला और उस विद्यालय को देख देख करके पूरा उत्तर प्रदेश में शिशु मंदिर छा गए और लोगों को बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि ऐसा चाहिए हमें विद्यालय अपने बच्चों के अध्ययन के लिए। हमारा मध्य प्रदेश का भी सौभाग्य है कि 1959 में रोशनलाल जी सक्सेना अभी 2 साल पहले संघ के प्रचारक थे, नहीं रहे, कॉलेज के प्रोफेसर थे, सीओर जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां पर थे, त्याग पत्र देकर प्रचारक बने और सबसे पहला विद्यालय रीवा में उन्होंने खोला 1959 में, स्वयं प्रधानाचार्य बने। तो प्रधानाचार्य की एक व्यवस्था कर ली, व्यवस्थापक बन गए। और जब हम लोग सन 1980 में आचार्य बने तब हमारे माननीय संगठन मंत्री थे मध्य भारत महाकौशल
मालवा छत्तीसगढ़ के सभी जो आप अपना क्षेत्र बोला जाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र उस समय केवल मध्य प्रदेश था। उसके संगठन मंत्री थे, 3 बैग लेकर के चलते थे और साल में हर विद्यालय में 3 दिन रहते थे। इतने कठिन परिश्रम के बाद हमारे सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ हुआ और सरस्वती शिशु मंदिर हमारे बहुत अच्छे हैं। कभी मन में हार मानने की जरूरत नहीं है। मन हारा तो सब कुछ हारा, मन हारने की जरूरत नहीं है। नियम है प्रकृति का एक कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, रूपांतरण हो सकता है। विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदल सकती है, छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन सकता है, लेकिन वो नष्ट कभी नहीं होती। 2πn² जो सूत्र है वो लागू होता है ऊर्जा के लिए। तो हमारे आचार्यों की ऊर्जा, हमारे अभिभावकों की ऊर्जा, हमारे पूर्व छात्रों की ऊर्जा, हमारे समिति के पदाधिकारियों की ऊर्जा जिस दिन एक दिशा में चल पड़ेगी, हमारा सबलगढ़ विद्यालय जैसा था, मेरे को गौरव होता है कि मेरे साथ बहुत अच्छा था। माननीय सरदार जी भाई साहब हमारे व्यवस्थापक हुआ करते थे। उसको प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? कि संस्था के हितग्राही होते हैं, संस्था के हित के लिए काम करने वाले, वो हमारे सामने सब आज मौजूद है। सबसे पहले होता है हमारे विद्यालयों की प्रबंध कार्यकारिणी समिति, तो हमारी पुरानी और नई सारी समिति हमारे सामने है। दूसरा अभिभावक, तीसरा आचार्य परिवार, और सबसे बड़ी जो धन है हमारा पूर्व छात्र। ये सारे लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे उस दिन हमारा विद्यालय ये मुरैना जिले में नंबर 1 होगा। मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी आवश्यकता विद्यालय के लिए होती है भवन की। हमारा भवन बनकर के तैयार है, यहां भी है। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक और शिशु वाटिका यहां रहेगी। आयामों का हमें केवल यहाँ पर प्रदर्शन करना है अपनी शिशु कक्षाएं, जिसे आजकल नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय नीति में कहा गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज, कक्षा 5 तक का विद्यालय हमारा यहाँ रहेगा नगर के लोगों के बीच में। जैसे ही कक्षा 6 आएगी जिसमें स्किल डेवलपमेंट सिखाए जाते हैं, नए भवनों को नहीं, 6वीं से 10वीं तक वहां चलेगा। विद्यालय के संचालन के 2 प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, एक मानवीय संसाधन और दूसरा होता है भौतिक संसाधन। मुझे नहीं लगता है कि सबलगढ़ विद्यालय पर भौतिक संसाधन तो पर्याप्त है। जो 2 बिल्डिंग है तो भौतिक संसाधन तो है, कहीं कमी आई है तो केवल मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन भी हमारे सामने है। समिति हमारी, पूर्व समिति, पूर्व छात्र, वर्तमान छात्र और आचार्य परिवार, ये सब मिल जाएंगे और सब काम करेंगे तो हमारा विद्यालय 1 या 2 साल में हमारे जैसे प्रधानाचार्य, उत्साही प्रधानाचार्य के संरक्षण में ये विद्यालय निश्चित प्रगति करेगा। ये मेरा निश्चित वादा है, क्योंकि इन प्रधानाचार्य के हित के लिए, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे विभाग समूह पीछे लगे हैं। समिति के पदाधिकारी, अध्यक्ष और व्यवस्थापक लगे हुए हैं। मैं भी 500 किलोमीटर से, वैसे मेरा घर कहीं दूर नहीं है, मैं अम्बा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी 8-10 दिन पहले अपने घर पर शादी थी तब आया था। लेकिन जब आचार्य जी ने बात की तो इनके मनोबल को और प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मैं अपना सौभाग्य मान करके 12 साल बाद अपने विद्यालय को पुनः देखने जा रहा हूँ। मैंने बड़े अच्छे आराम से और आने की स्वीकृति दी थी। मैंने ये सोचा था कि मैं अपने अधिकारियों से मिलूंगा, विद्यालय को देखूंगा। मेरे समय के विद्यार्थी अच्छे बन गए जो मुझे मालूम है, उनसे मिलूंगा। सौभाग्य से आज हमारे डॉक्टर साहब सामने ही बैठे हैं, जिनकी सूची लगी है वो आज नहीं होंगे यहाँ, लेकिन उनके अभिभावक होंगे। डॉक्टर साहब के 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं। डॉक्टर साहब कहेंगे तो तुम्हारे प्रधानाचार्य आए थे, तो उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। इस वर्ष विद्या भारती ने 2 काम किए थे पूर्व छात्रों के बल पर। कहीं कोरोना के मारे पूरा देश ही एक तरह से छत्रछित हुआ था, तो पूर्व छात्रों से आह्वान किया था कि 2 प्रकार के आप दान देंगे। पूर्व छात्र जो स्वपोषी हैं, जिन्होंने अपना स्वयं का काम धंधा शुरू कर दिया, पैसा कमाना शुरू कर दिया है, तो वो स्वपोषी छात्र तो विद्यालय के जो संसाधन है भौतिक उन्हें जुटाएंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कहीं जरूरत कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर देंगे 2-4, कहीं पंखों की जरूरत है 2-4 पंखे देंगे, कहीं फर्नीचर देंगे,
कहीं पर इंटरनेट नहीं है तो वो लगवाएंगे। माने कहीं ना कहीं छोटा मोटा वो जो बच्चे हैं हमारे पूर्व छात्र बहुत बड़ी बड़ी पदों पर हैं, उनके लिए छोटे मोटे काम कोई बड़े मायने नहीं रखते। तो संसाधन, भौतिक संसाधन सब जुटाएंगे कौन? स्वपोषी पूर्व छात्र। मेरा निवेदन है प्राचार्य जी से और अपने प्रबंध समिति के पदाधिकारियों से कि हम अपने जो पूर्व छात्र हैं, स्वपोषी हैं, उनके पास के लिए प्रत्येक की क्षमता के अनुसार काम निकालें। इस बच्चे के माध्यम से हमें क्या काम करना है। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे प्रदेश की जानकारी हम लोग रखते हैं, विवाह सहयोगी रखते हैं कि किसी भी पूर्व छात्र से 10-20 हजार की छोटी मोटी चीजों के लिए कहोगे तो कोई भी पूर्व छात्र ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दे सकता। वो यही कहेगा मेरा विद्यालय इतने से बन जाएगा आचार्य, बोले हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा, तत्काल देगा। तो उन पूर्व छात्रों के सहयोग की अपेक्षा है। विद्यार्थी है, बहुत सारे कॉलेज में पढ़ते हैं, हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे धंधे करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से NAP 2020 का आ गया है, उसमें स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हम चला सकते हैं। जो काम करता है उसके लिए उसका 1 घंटा चाहिए हमें। मानवीय संसाधन हमें बड़े आराम से उपलब्ध हैं, क्योंकि हमारे पूर्व छात्र, हमारी समिति के लोग, हमारे अभिभावक लोगों में से जो किसी स्किल के बहुत ज्यादा जानकार हैं, उनसे हम यदि आग्रह करें कि तुम हमें आकर के ये छोटा सा काम सिखाओगे 1 घंटा, कौन मना करेगा। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बहुत सारी स्किल होती है, खेल भी स्किल है, योग भी स्किल है, संगीत भी स्किल है, प्लम्बर छोटा सा काम है, इलेक्ट्रिसिटी के जो छोटी छोटी चीजें, प्लग व्लग खराब हो जाती है, ठीक करने में कितनी देर लगती है। एक प्लग ठीक कराने के लिए मिस्त्री को बुलावे 100 रुपए तो आने के लिए लेगा, तब उसके बाद जो 200-1000 और लगेंगे वो लगेंगे। यदि हमारा अभिभावक, हमारा पूर्व छात्र इस प्रकार की स्किल जानता है, उसका यदि हम सहयोग लिया तो क्या वो राशि लेगा? डॉक्टर साहब क्या फीस लेंगे हमारे बच्चों की या हमारे आचार्यों की, और हमारे किसी पदाधिकारी के लिए कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे डॉक्टर लोग हैं जो हमारे पूर्व छात्र हैं। आज तक मेरे पूर्व छात्र एक राकेश शर्मा जी हो रहे हैं, आप जानते हो मेरे नाम, राकेश शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ मेरा विद्यार्थी है। तो मुझे कहता है आचार्य जी मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे पास किसी दवा के लिए कब आओगे। मैंने बेटा मेरी सरस्वती शिशु मंदिर का वरदान ऐसा प्राप्त हुआ है कि 62 साल तक तो हॉस्पिटल आज तक गया नहीं। अब जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तुम्हारे पास आऊंगा। एक तोमर है, राघवेंद्र तोमर का भैया, वो भी पढ़ा है अपने शिशु मंदिर, वो भी डॉक्टर है, हाँ कृष्णपाल। तो ये सारे बच्चे शिवपुरी विद्यापीठ आवास विद्यालय जब मैं था तो झांसी में, ललितपुर में, लखनऊ में, कानपुर में इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर हैं कि उनकी जब फोन आते हैं, जब वो कहते हैं आचार्य जी कानपुर आ जाओ, कोई कहता है आचार्य जी लखनऊ आ जाओ, तो मने तो कर ही नहीं सकते। यही कहते हैं बेटा जब तुम्हें कोई ऐसा अच्छा अवसर आए तुम्हारे घर पर तब तुम याद करोगे तो निश्चित आएंगे, या हमारा टूर लगेगा कहीं तो हम निश्चित जाएंगे। क्योंकि अपने पूर्व छात्रों के प्रति चाहे वो कितने भी बड़े अधिकारी हो जाए, मुझे नहीं लगता कि मैं उनका ऐसा मान के सम्मान कर सकता हूं कि वो अधिकारी है। नवनीत भसीन डॉक्टर SP साहब शिवपुरी आवासीय विद्यालय में मेरा छात्र रहा है। मुझे एक बार पता लगा, ग्वालियर में SP था, मुझे पता लगा कि उसको राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। लोकेन सिंह वकील साहब मुरैना के मेरे पास अपने बच्चा उनका भोपाल में पढ़ता था, उन्होंने कहा अच्छा जी आपको मालूम है आपका छात्र आज राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हो गया है। कौन? के नवनीत भसीन। मेरी बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, हम बहुत धन्य हैं। बोले कोई बात हुई है क्या, नंबर है क्या? नहीं है। उन्होंने फोन लगाया, मैंने बात की। जैसे मैंने बात की तो वकील साहब बोले तुम्हारे प्राचार्य जी बोल रहे हैं गणेश सिंह तोमर। बोले आचार्य जी चरण स्पर्श कब आओगे ग्वालियर? ग्वालियर में कुछ आना जाना होता है क्या? आप मेरे SP कार्यालय पर अवश्य आए। मैंने कहा देखो बेटा मैंने तुम्हारी उपलब्धियों के ऊपर तुम्हें राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है, इसलिए धन्यवाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए फोन किया है। तो बोले बचपन से शिशु से और 12वीं तक पढ़े हैं, तब तक शिशु मंदिर के आचार्यों के आशीर्वाद आचार्य जी इतने प्राप्त है कि एक बार की चलती का है, जीवन में 10-10 राष्ट्रपति पुरस्कार हम लेंगे। कैसे मारे कोई? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मानवीय संसाधन हमारे पास है, भौतिक संसाधन हमारे पास है। छोटा सा विद्यालय देख करके कभी मन में निराशा नहीं आना चाहिए। रामचरितमानस का मैं शौकीन हूँ,
तो एक दो उदाहरण रामचरितमानस के देता हूँ, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए धनुष यज्ञ में जाते हैं, सीता जी की माँ को बड़ी व्याकुलता थी। कहने लगी यहाँ कितने बड़े बूढ़े बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, और हमारे राजा जनक जी बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आती छोटे से बालक को धनुष तोड़ने के लिए जाने दे रहे हैं गुरु जी, विश्वामित्र जी, और ये सब ऐसा रावण जैसे कुंभकर्ण, रावण और बाणासुर जैसे लोग प्रणाम करके भाग गए, और ये छोटे से राम को कह रहे हैं कि तुम जाओ धनुष तोड़ो। राम बड़ी व्याकुल थी। चतुर सखी बोली मृदु वाणी, एक उनके बगल में सखी बैठी थी, वो बड़ी मीठी वाणी में बोली और कहने लगी, हे रानी तेज बंतु लघु गनी न रानी। प्रतापशाली होते हैं, तेज वाले जो होते हैं, उन्हें छोटा कभी नहीं मानना चाहिए। छोटा सा एटम बम होता है या कमाल कर देता है, ऐसे जो होते हैं ना, ऐसे उन्होंने रामचरितमानस में 3 उदाहरण दिए। रवि मंडल देखत लघु लाभा, तास उदय त्रभ वन तमनासा, बोले कि हे रानी सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लाल छोटे से लगते हैं कि सेव जैसे, लेकिन जब उदय होता है तो तीनों लोगों का जो अंधेरा है वो नष्ट हो जाता है। दूसरा उदाहरण दिया कि मनुष्य कितना बड़ा हो सकता है, महान हो सकता है। कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सो से सोजस सकल संसारा। कुंभज ऋषि को नहीं जानती महारानी आप, जिन्होंने सारे समुद्र को अपने अंगुली में भर के पी लिया। तीसरा उदाहरण दिया कि मिसाइलों की जरूरत नहीं है, तोपों की जरूरत नहीं है। कामदेव ने तो धनुष बाण फूलों के लेकर के संसार को अपने बस में करके रखा है। काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। फिर बोलेंगे मंत्र परम लघु जास बस। देखो महाराज नहीं, छोटा सा मंत्र होता है, बड़े बड़े असर करता है। मंत्र परम लघु जास बस, सारे विडम्बा सारे देवता उसके बस में हैं। और छोटा सा अंकुश मदमत हाथी को भी यदि अंकुश यदि लगा दिया जाए तो महावत उसे कब्जे में कर लिया था। घबराने की जरूरत नहीं है रानी, जाने दो। राम बहुत तेजस्वी है, छोटे तो दिखते हैं लेकिन ये बड़े बड़े काम कर चुके हैं अभी तक। इन्होंने तारका मार दी, सुबायु मार दिया, छोटे थे तो तब। तो ये हमारा छोटा विद्यालय छोटा नहीं है, ये बीज है, इससे महान वृक्ष बनने वाला है। और भगवान राम की रामचरितमानस की जो चौपाइयां जो बता रही हैं, वैसे ये छोटा सा कितना विस्फोट करेगा कौन जानता है। हम जानते हैं मन से सब। मैं सभी अधिकारियों से, सभी माता बहनों से और सभी पूर्व छात्रों से ये संकल्प कराना चाहता हूं कि आज के बाद हमारे विद्यालय में भौतिक और मानवीय संसाधनों की जिनकी आवश्यकता होगी, प्राचार्य ये जिन चीजों की कहेंगे, हम निश्चित सहयोग करेंगे, निश्चित सहयोग करेंगे। यदि ऐसा आपने किया, उनका उत्साहवर्धन करते रहे तो विद्यालय ये पुनः अपनी जैसा था वैसे आने वाला है। और मुझे विश्वास है कि अब इसकी जो गिनती है वो बढ़ना शुरू होगी। आजादी के महोत्सव के बारे में विचार करते हैं कि हमारे देश ने 75 साल में क्या किया, तो आप विचार करें। छोटी छोटी बातें हैं कि हमारा देश इतना आगे बढ़ा है, इतना आगे बढ़ा है, कहते ना जिसके आगे छोर नहीं। जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जो चीजें खत्म हो जाएंगी, वो चीजें खत्म कर डाली हमारे देश ने। मिसाइल के क्षेत्र में भारत सर्वश्रेष्ठ, कंप्यूटर के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर हमारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर, इंटरनेट माने सबसे बड़ा भारत का। 370 धारा जो कभी सोच सकते थे कि समाप्त हो जाएगी इस देश में से, कभी नहीं हो गई। मंदिर राम का बन सकता है क्या, कभी सोचते ही नहीं। हजारों आदमी मर गए थे, हम लोग भी 1 साल 1 महीना जेल में रह के आए थे झांसी में, लेकिन कभी नहीं सोचते थे कि हमारा मंदिर बन जाएगा, बन रहा है। ऐसे अनेकों काम हमारे देश में ऐसे हो रहे हैं। मुसलमान महिलाएं कभी ये सुन सकती थी, समझ सकती थी कि हमारे अत्याचार खत्म हो जाएंगे। मुंह से कह दिया तलाक तो तलाक ही हो जाएगा। मोदी जी ने वो करके दिखा दिया कि हिंदुओं के लिए जो नियम होगा संविधान का और अपने कोर्ट का, वही नियम सबके लिए लागू कर दिया। धीरे 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 आगे हम विचार करते जाएंगे। मेरे पास ना तो इतनी जानकारी है, ना इतना समय है कि अपन सारी चीजों पे विचार करें। बस आज का दिन हम सबके लिए संकल्प का दिन है कि अब हम अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समर, उसके जो विरोध और उपलब्धियों के बारे में विचार करेंगे और अपना 60-1.5 साल जो चलने वाला कार्यक्रम है
उस समय विचार करते हुए और सब आगे बढ़ते जाएंगे। निश्चित हमारा देश परममयी भवने थे तत्र अष्टम। हम प्रार्थना करते हैं जग से मोर बनाए भारत, हम इस संसार के पुनः जगत गुरु विश्व गुरु होंगे। जैसे योग हमारा पुराना घिसा पिटा, देखो आज विश्व गुरु है कि नहीं उस क्षेत्र में। तो ऐसे अगर हम विचार करेंगे तो हमारा बहुत बड़ी उन्नति हुई है इस देश में। इस उन्नति के लिए मानवीय संसाधन की आवश्यकता है। मानवीय संसाधन हमारे ऐसे चाहिए जो देश के हित में काम करने वाले हों। भारत स्वतंत्र हुआ, अनेकों आयोग बने शिक्षा क्षेत्र के, लेकिन NEP 2020 बनी है, वो ये कह रही है कि शिशु मंदिर जो कर रहा है वो ही शिक्षा नीति हमारे देश में होना चाहिए। जो शिशु वाटिका थी उसका नाम उन्होंने रख दिया बाल वाटिका, और नाम क्या दे दिया लोगों को कहने के लिए फाउंडेशन स्टेज। वो 12 आयाम हमारे यहाँ सब पूरे दुनिया में जितने भारत में जितने देश स्कूल है सब जगह वो 12 आयाम वाली शिक्षा शिशु वाटिका की चलेगी। अंग्रेजी का ज्यादा मैं तो नहीं रहेगा, त्रिभाषा अंग्रेजी ऐसे ही रहेगी जैसे हम लोग कभी कभी अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी और अंग्रेजी भी पढ़ते। अंग्रेजी मेन नहीं होगी, सब्जेक्ट चेंज के लिए अनिवार्य नहीं होगा कि 10वीं तक तुम जिस विषय में कमजोर हो वो ही पढ़ना पड़ेगा। आप 9 से अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, साइंस के साथ में आर्ट जोड़ सकते हो, आर्ट के साथ साइंस जोड़ सकते हो। ऐसी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं नई शिक्षा नीति में लिख के दी है, और वो दी है जो विद्यालय शिशु मंदिर चाहता था। तो सरस्वती शिशु मंदिर की योजना शासन के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आ चुकी है। हम अपने को कमजोर नहीं समझें। सितौलिया जैसे खेल राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे संघ के खेल हैं, ग्रामीण खेल हैं छोटे छोटे, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग बन गए हैं। तो हम अब आगे बढ़ेंगे और हमसे लोग सीखने आएंगे। फिर मुझे बड़ी इस बात की खुशी थी कि मैं अपने विद्यालय में पुनः आया। मुझे नहीं कल्पना थी कि मैं इतने दिनों बाद अपने सबलगढ़ विद्यालय में, वैसे ही सबलगढ़ आया हूँ कई बार, लेकिन ऐसे नहीं आया कि विद्यालय के कार्यक्रम के माध्यम से। तो बहुत बहुत आप सबने मुझे एक बार याद कर लिया, मैं अपने को धन्य मानता हूँ। धन्यवाद।